हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का स्वागत है इस लक्ष्य डिजिटल क्लास में और पुनः मैं आप सबों को लक्ष्य डिजिटल क्लास की ओर से स्वागत करते हुए आप सबों को एक नए कक्षा की ओर ले चलता हूं, जहां पर आज हम लोग जानेंगे एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में। एम्फैटिक सेंटेंसेस क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी के साथ देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है। एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है बल प्रदान करते हुए अपने वाक्य को प्रस्तुत करना, या बल प्रदान करते हुए अपनी बातों को प्रस्तुत करना। कैसे हम बल प्रदान करते हैं, विशेष दबाव के साथ हम लोग अपने बातों को कैसे रखते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग हिंदी के कुछ वाक्यों को लेते हैं। हिंदी के कुछ वाक्यों को लेते हैं, जैसे हिंदी में मैं लिख रहा हूं, इसने मेरा पेन लिया। इसने मेरा पेन लिया, एक ये वाक्य है। और दूसरा वाक्य है, इसने ही मेरा पेन लिया। मेरा पेन लिया। फिर एक और वाक्य देखते हैं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। और दूसरा है, मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अब इन दो वाक्यों को देखें। इन दो वाक्यों को देखें, इसने मेरा पेन लिया, इसने ही मेरा पेन लिया। दोनों वाक्यों में आपको कुछ अंतर दिखाई देता है। यह एक सामान्य वाक्य है, एक सामान्य जानकारी है। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि इसने ही मेरा पेन लिया। इसने ही मेरा पेन लिया। यह जो ही शब्द है, ये बात को दबाव डालकर कह रहा कि इस ना उसने ना मोहन ने, बल्कि इसने ही मेरा पेन लिया। यह जो शब्द है, हिंदी में इसको हम लोग बलाघात कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में इसको एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। अर्थात अपनी बात को दबाव देकर बलपूर्वक अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। दूसरा वाक्य को देखो, मैं जाऊंगा, एक सामान्य वाक्य है। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा, यह दूसरा वाक्य है। इसमें भी शब्द जो है वह स्ट्रेस प्रदान कर रहा है, दबाव देकर अपनी बात को यहां पर रखा जा रहा है। यही है एम्फैटिक सेंटेंस। इसे ही कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस, जहां अपनी बात को विशेष ढंग से रखा जाता है लोगों के सामने। अब हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस पर विचार करेंगे कि कैसे एम्फैटिक सेंटेंस काम करता है, किस ढंग से हम लोग इसका इस्तेमाल अपने बातचीत में या लिखने के दौरान या परीक्षा में जो सवाल आता है उसको हम लोग हल करेंगे, किस ढंग से। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यूज ऑफ डू डज डिड फॉर एम्फैटिक सेंटेंसेस का यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है। अर्थात हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में डू, डज और डिड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस पर विचार करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया, डू, डज एंड डिड आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस टू गिव स्पेशल एम्फेसिस that what you say is true despite what the other person thinks. Do, does and did are used in positive sentences to give special emphasis that what you say is true despite what the other person thinks. मतलब do, does और did, do, does और did, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है?
पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू गिव स्पेशल एम्फासिस दैट व्हाट यू से इज ट्रू डिस्पाइट व्हाट द अदर पर्सन थिंक्स। डू डज डिड का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंसेस है। इन दीज सेंटेंसेस वी डोंट यूज डू डज और डिड, दे आर ओनली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड दे आर नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस और इन क्वेश्चनफुल सेंटेंसेस। तो ये अभी तक आप जान लिए। और किस लिए किया जाता है, किस लिए डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है? डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है व्हाट यू से इज ट्रू, जो आप बोल रहे हैं वो सही है, जबकि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो उतना सही नहीं है। आप जो जान रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चूंकि आप सच्चाई को जान रहे हैं, इसलिए बल प्रदान करके आप अपनी बात को बेंच को ठोक कर बोल रहा कि हाँ इसने ही खाया है, इसने ही चोरी किया है, मैं भी जाऊंगा, आज ही रात को हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो ये है डू डज डिड का जो शुरुआती इंफॉर्मेशन है। ऑल दीज आर इनिशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ डू डज डिड। यहां पर कुछ उदाहरण दिया गया है। आई डू रियली वांट टू गो, आई डू रियली वांट टू गो। सीता डज प्ले टेनिस, सीता डज प्ले टेनिस। ही डिड राइट अ लेटर। I do really want to go. सीता does play tennis. He did write a letter. आप लोगों ने नोटिस किया कि यहां पर एक खास चीज दिखाई दे रहा है। वो क्या खास चीज है? तो बच्चों मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि यहां पर वर्ब जो है अपने मूल रूप में है। इन ऑल दीज सेंटेंसेस वर्ब्स आर written in their real form, in their base form. So तो हम लोग क्या जान सकते हैं, इससे ये पता चलता है कि डू डज डिड का प्रयोग एक निश्चित सेंटेंस पैटर्न पर चलता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर चलता है। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, ये है सब्जेक्ट है, उसके बाद डू डज और डिड का प्रयोग हुआ है, उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। दिस इज द सेंटेंस पैटर्न ऑफ डू डज डिड। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन डू डज और डिड, एनी वन आउट ऑफ दिस थ्री, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से हम लोग कुछ वाक्यों को बनाकर देखते हैं, इस हिसाब से हम लोग कुछ वाक्यों को चेक करके देखते हैं। सब्जेक्ट आई डू प्ले हॉकी, आई डू प्ले हॉकी। देन डज, सीता डज सिंग वेल, सीता डज सिंग वेल। डिड, ही डिड कम टू मी, he did come to me। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्ले है या सिंग है या कम है, ये अपने मूल रूप में है, ये अपने मूल रूप में है। कुछ और इसका उदाहरण देखते हैं। हमारा सेंटेंस पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट है, फिर या तो डू है या डिड है या डज है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इस फार्मूला पर हम लोग कुछ और वाक्य बनाकर देखते हैं। दे डू गो इन द इवनिंग, दे डू गो इन द इवनिंग। देन डिड, द मैन did touch the electric, the man did touch
टच द इलेक्ट्रिक, या फिर डज की अगर हम बात करें, मोना डज राइट वेल। In all these sentences you came to know that whenever we are using do, does or did in our written form, we use the first form of verb। हम लोग verb का पहला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर go, touch, write सारे के सारे अपने मूल रूप में हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है want, प्ले और राइट, कब? डू, डज और डिड के इस्तेमाल के बारे में। चलिए हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमारा मूल मंत्र है। प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे, या इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे उस चीज़ को हम लोग समझ सकेंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, उसके माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। बेहतर होगा कि मैं आप सबको एक बार फिर बता दूं कि एक ऐसा सेंटेंस पैटर्न पर चलता है। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज और डिड, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद कुछ डू, डज, डिड के बाद में हम वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद जो अन्य जानकारियां जैसे ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, इसका प्रयोग करेंगे। तो बेहतर है कि हम लोग इसको सब्जेक्ट रहेगा डू, डज, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर इंफॉर्मेशन। फॉर पास्ट सेंटेंसेस, पास्ट सेंटेंसेस में हम कैसे करेंगे? तो पास्ट सेंटेंस में हम सीधा सीधा इसको इस ढंग से करेंगे। सीधा सीधा सब्जेक्ट रहेगा, डीड रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, एंड ऑब्जेक्ट रहेगा। इन विच सेंटेंसेस? पास्ट सेंटेंसेस। तो कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, चंदन did play tennis। चंदन did play tennis। और my father did bring sweets for me। और एक उदाहरण देखते हैं, the hen fly to the cage। Mr. X यहाँ पर the hen did का इस्तेमाल करेंगे। Mr. X did go this evening। Mr. X did go this evening। इन सारे वाक्यों में आप देख रहे हैं कि did है। एक बात। दूसरा बात जो आप देख रहे हैं कि the verbs are in their first form। So this is the demand of the sentence that you must use first form of verb whenever you are using did। तो जब कभी भी आप did का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ प्रेजेंट सेंटेंस के बारे में देखेंगे, कुछ प्रेजेंट सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। हमने पास्ट में क्या देखा था? पास्ट में देखा था सब्जेक्ट देखा था, डिड देखा था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखा था, और ऑब्जेक्ट या अदर इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था। प्रेजेंट सेंटेंसेस में हमारे स्ट्रक्चर हो सकता है सब्जेक्ट डू या डज, दो में से कोई एक, देन,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस पैटर्न होगा। इसी पर हमारा जो जानकारी रहेगा वो इसी पर हमारा जानकारी आगे बढ़ेगा, इसी पर हमारा सेंटेंस पैटर्न आगे बढ़ेगा। फॉर प्रेजेंट सेंटेंस, दिस इज द sentence pattern. Now we are going to write some sentences based on this structure, this formula. The girls do want to go there. The girls do want to go there. Number 2, children do want to sing. या फिर कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। मिस्टर सेन डज रीड विद ग्लासेस। मिस्टर सेन डज रीड विद ग्लासेस। और द प्यून डज रिंग द बेल। Okay, in these sentences, did you notice something? In these sentences, we have used do, does, and did. Do and does, and we also have written the first form of verbs. Do, does. ये तो हो गया do और does की बात। अब हम लोग verb को देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म देन फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का पहला रूप देना बिल्कुल निहायत जरूरी है एम्फैटिक सेंटेंस में। हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारा क्या है, ये जो सेंटेंस फार्मूला है, सब्जेक्ट और डू या डज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर इस फार्मूला से देखते हैं कैसा होता है। माई फादर डज ब्रिंग पेन्स एंड कॉपीज। माई फादर डज ब्रिंग पेन्स एंड कॉपीज फॉर मी। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दे डू हेल्प मी। या फिर एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माई प्रिंसिपल डज लव द स्टूडेंट्स। In these examples, you must have seen again same thing, does, do or does. They have just kept after the subject of the sentences. Number 1. Number 2, just after the usage of do and does, you must have seen that there are the first form of verb. डू और डज को कहाँ रखते हैं? ठीक सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, नंबर 1। उसके बाद क्या करते हैं? डू और डज के बाद में हम लोग क्रिया का पहला रूप रखते हैं, पहला फॉर्म। ये आप लोगों ने उदाहरण के जरिए से अच्छी तरीका से देख लिया। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर
डू और डज को, जैसे कि हमने कहा कि सब्जेक्ट है, उसके बाद डू और डज है, ये हमने दिखाया था आपको। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। एक क्या स्थिति बना था, सब्जेक्ट है, उसके बाद डीड है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक ए स्थिति बना था। कई बार ऐसा होता है कि डू को हम लोग बिल्कुल वाक्य के शुरुआत में रखते हैं, और ऐसा खास करके इंपरेटिव सेंटेंसेस में होता है। व्हाट हैपेंस इन इंपरेटिव सेंटेंसेस, डू इज केप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, डू जो है हमारा वाक्य के बिल्कुल शुरुआती दौर में चला जाएगा, और वैसी स्थिति में सारा नियम ज्यों का त्यों रहेगा। सिर्फ हम लोग डू का स्पेशली डू का इस्तेमाल हम लोग वाक्य के शुरुआत में करेंगे। कैसे देखिएगा, ये है डू इन द बिगिनिंग। डू इन द बिगिनिंग मीन्स डू का इस्तेमाल अब हम लोग शुरुआत में, वाक्य के प्रारंभ में, बिगिनिंग में करने के लिए जा रहे हैं। लुक, डू हेल्प द पुअर। डू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद अवश्य करें। डू कोऑपरेट माई फ्रेंड, मेरे मित्र का सहयोग करें। या फिर डू लाइक माई चैनल। डू लाइक माई चैनल। डू सिंग इन a sweet voice. Do sing in a sweet voice. Or do perform well. Do perform well. आपने इन वाक्यों में देखा होगा कि सारे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंसेस है, अर्थात आदेशवाचक वाक्य है। ऐसी स्थिति में हम लोग डू का इस्तेमाल एकदम शुरुआती दौर में कर देते हैं। उसके बाद जो वाक्य है वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हम लोग सिर्फ डू का इस्तेमाल शुरुआत में करेंगे, तत्पश्चात हम लोग सारे वाक्य को ज्यों का त्यों रख देंगे। ये है डू इन द बिगिनिंग। एक और परिस्थिति बनता है जहां पर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की ही मैं बात कर रहा हूं। इंपरेटिव सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्लीज, काइंडली, रिक्वेस्ट फुल्ली आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसी स्थिति में वो तो रहेगा इंपरेटिव सेंटेंसेस ही, बट हम लोग काइंडली के बाद या प्लीज के बाद हम लोग डू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखेंगे आप, जैसे कि काइंडली, कुछ वाक्यों को तो सबसे पहले लिख लेते हैं। काइंडली हेल्प मी, और प्लीज लिसन टू माई रिक्वेस्ट। प्लीज लिसन टू माई रिक्वेस्ट। काइंडली स्विच ऑफ द फैन। काइंडली स्विच ऑफ द फैन। और प्लीज ओपन द विंडो। प्लीज ओपन द विंडो। अब हम लोग देख रहे हैं कि इससे पहले जो मैं वाक्य दिया था, जैसे गो देयर, तो हमने क्या किया था, डू गो देयर। या फिर हेल्प मी, तो हमने डू का इस्तेमाल शुरुआत में कर दिया था। यहां पर थोड़ा सा जरा सा बदलाव करना है। बदलाव क्या है, जरा सा बदलाव करना है, और बदलाव है
कुछ नया शब्द आया है, यहाँ पर काइंडली आया है, प्लीज आया है, काइंडली आया है, प्लीज आया है, तो हम लोग डू, सिर्फ डू, डज और डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आदेशवाचक वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। तो बच्चों आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि काइंडली है और प्लीज है तो डू का इस्तेमाल ठीक इसके बाद होगा। काइंडली डू हेल्प मी, प्लीज डू लिसन टू माई रिक्वेस्ट, काइंडली डू स्विच ऑफ द फैन, प्लीज डू ओपन द विंडो। तो आप लोगों ने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में do is used at the beginning of the sentences, but here there are two things. If there are not the usage of please or kindly, we start our sentence with the do, and in case of there are please or kindly, in that case we use do just after the words please and kindly. Dear friends, now this is time for प्रैक्टिस। अब हम लोगों का प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ और आपका प्रैक्टिस काम आता है। उस हिसाब से अब हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए। हम लोग कुछ प्रैक्टिस की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस है कि इन वाक्यों में डू, डज या डिड का प्रयोग करना है। क्या करना है हमको? इन वाक्यों में डू, डज और डिड का प्रयोग करना है। ये है हमारा सवाल, इसका हम लोगों को इस्तेमाल करना है। द प्यून रिंग्स द बेल, द प्यून रिंग्स द बेल। सबसे पहले